वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बहुत इंपॉर्टेंट प्रूवमेंट है। यहाँ पर हम बताने जा रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय मतलब जिस अक्ष में वैद्युत द्विध्रुव रखा है बिंदु किसी दूसरे अक्ष में लेंगे। जैसे वैद्युत द्विध्रुव x अक्ष में रखा है तो हम जो पॉइंट लेंगे वो y अक्ष में लेंगे। वैद्युत द्विध्रुव y अक्ष में रखा है तो हम जो पॉइंट लेंगे वो x अक्ष में लेंगे। वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको फाइंड करनी है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इक्वाटोरियल लाइन। इक्वाटोरियल लाइन का मतलब हुआ ये इलेक्ट्रिक डाइपोल x एक्सिस में है तो हम पॉइंट कहाँ ले लेंगे y एक्सिस में। इलेक्ट्रिक डाइपोल y एक्सिस में है तो हम पॉइंट कहाँ पर ले लेंगे x एक्सिस में। जैसे एक इलेक्ट्रिक डाइपोल हम ये ले रहे हैं, इसको ध्यान से देखिए, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है ए बी, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है। यहाँ पर चार्ज बेटा माइनस क्यू है, यहाँ पर चार्ज क्या है प्लस क्यू है। इसका ये मिड पॉइंट है O, ये डिस्टेंस L है और ये डिस्टेंस L है। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 2L है। इसके पॉइंट O से स्मॉल r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है जहां पर हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो इसमें मान लेते हैं कि AB आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल कैसे बना है, माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज से मिलकर बना है। दोनों चार्जों के बीच का जो डिस्टेंस है वो L और L मिलके 2L है। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल किस एक्सिस में है, x एक्सिस में है और हम डिस्टेंस किस एक्सिस में ले रहे हैं, y एक्सिस में। इसी को कहते हैं निरक्षीय स्थिति, इक्वाटोरियल लाइन। x एक्सिस में हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखा है और डिस्टेंस कहाँ ले रहे हैं, y एक्सिस में। तो यही आपका इक्वाटोरियल लाइन है। अब देखिए बेटा, इसको आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं और इसको आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं। तो आपका ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ये इसका बेस है स्मॉल l और इसका परपेंडिकुलर है r। आपको पता है बेस यदि r है, l है और परपेंडिकुलर r है तो ये आपका हाइपोटेनस होगा। हाइपोटेनस की वैल्यू अंडर रूट में क्या आ जाएगी, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। ये आपका r है, ये l है तो ये आ जाएगा अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। इसी प्रकार से आप देखो ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ये आपका परपेंडिकुलर है, ये बेस है तो ये आपका हाइपोटेनस होगा। हाइपोटेनस की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कि AP कितना है, डिस्टेंस बिटवीन A टू P, AP की वैल्यू फाइंड करें। AP की वैल्यू आती है अंडर रूट में r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। अब यदि हम BP की बात करें, डिस्टेंस बिटवीन B टू P, BP की यदि हम बात करते हैं तो ये आता है अंडर रूट में r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ये दो चीजें आ गई। अब देखिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। जब हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखें तो जिस पॉइंट पर हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है वहां पर जो चार्ज रखेंगे वो चार्ज प्लस क्यू नॉट का चार्ज रख देंगे। तो ये प्लस क्यू नॉट का चार्ज और ये माइनस क्यू, देखिए ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। जब अट्रैक्ट करेंगे तो फोर्स की डायरेक्शन ये होगी। जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी। तो ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो अट्रैक्ट करने में इसकी डायरेक्शन कहाँ की ओर होगी, फोर्स की नीचे की ओर। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन कब क्या हो जाएगी, नीचे की ओर हो जाएगी। अब देखिए ये आपका प्लस क्यू नॉट है और ये प्लस क्यू, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, ये एक दूसरे को रिपल करेंगे। ये प्लस और ये प्लस रिपल करेंगे तो फोर्स की डायरेक्शन कहाँ की ओर होगी, बाहर की ओर होगी। जब फोर्स की डायरेक्शन बाहर की ओर होगी तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, बाहर की ओर। तो देख रहे हैं E1 नीचे की ओर है, E2 कैसा है, ऊपर की ओर है। अब देखिए अब ये L है, ये भी L है, ये दोनों साइड आपस में बराबर हैं। OB की लेंथ इक्वल है OA की लेंथ पे। जो इस ट्रायंगल में OP कॉमन है, इसका मतलब ये हुआ कि ये एंगल जो होगा वो इस एंगल के बराबर होगा। यदि इसको थीटा मान ले रहे हैं तो ये अपने आप क्या हो जाएगा, थीटा। क्लियर हो गया।
अब देखिए इस पॉइंट P को, ये जो पॉइंट P है, इस पॉइंट P को बाहर ट्रेस करेंगे इधर की तरफ। इस पॉइंट P में देखें तो E1 की डायरेक्शन कहां पर है, नीचे को। देखिए इस पॉइंट P को उठा करके यहां ले जा रहे हैं, पॉइंट P को उठा करके यहां ले आए। अब पॉइंट P में E1 की डायरेक्शन कैसे है, इस प्रकार से नीचे को, ये डायरेक्शन E1 की, ये डायरेक्शन क्या है, E1 की है, ऐसे नीचे को। अब E1 को हम दो कंपोनेंट में डिवाइड कर देंगे। पहला कंपोनेंट क्या होगा, ये, और दूसरा कंपोनेंट आपका ये होगा, ये दो कंपोनेंट। बेटा ये E1 का परपेंडिकुलर कंपोनेंट है और ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। इसका मतलब ये इसका क्या है, लंबवत घटक है, और ये इसका क्या है, क्षैतिज घटक है। 11 बताया गया था लंबवत घटक को साइन थीटा से डिनोट करते हैं, तो ये हो जाए E1 साइन थीटा। यहां पर ये E1 था, E1 को दो कंपोनेंट में हमने तोड़ दिया। पहला बेटा ये एंगल हम थीटा ले लें, तो E1 को दो कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे। E1 साइन थीटा इसका लंबवत घटक होगा, और ऐसे ही E1 cos थीटा इसका क्षैतिज घटक हो जाएगा। E1 यहां लिख दें, E1 cos थीटा इसका क्षैतिज घटक हो जाएगा। तो देखो भैया इस पॉइंट P को उठा करके हमने यहां ट्रेस किया। P पॉइंट पर E1 की डायरेक्शन ये है, E1 की डायरेक्शन को ऐसे दिखाए। अब E1 को हमने टू कंपोनेंट्स में डिवाइड किया। एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट है E1 sin थीटा, और दूसरा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट E1 cos थीटा। अब देखिए E2 पॉइंट P पर ही E2 है, तो E2 की डायरेक्शन बेटा ये होगी, ये E2 की डायरेक्शन होगी, ये E2 की डायरेक्शन दिखा दिए। अब E2 को भी दो कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे। पहला कंपोनेंट होगा वर्टिकल कंपोनेंट, यानी कि E2 साइन थीटा, और दूसरा जो कंपोनेंट जाएगा इसी लाइन में जाएगा, इस लाइन में एक्स एक्सिस में, वो होगा E2 cos थीटा। यहां पर देख रहे हैं E2, इस E2 के भी दो कंपोनेंट हो गए, एक परपेंडिकुलर वाला E2 sin थीटा और दूसरा हॉरिजॉन्टल वाला E2 cos थीटा। अब देखिए बेटा हम यहां ये देख रहे हैं जो E1 cos थीटा की डायरेक्शन है वही E2 cos थीटा की डायरेक्शन है। E1 cos थीटा की डायरेक्शन में ही E2 cos थीटा है। इसका मतलब ये दोनों क्या होंगे, ऐड होंगे। E1 cos थीटा और E2 cos थीटा दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसका मतलब दोनों ऐड होंगे। और E1 sin थीटा और E2 sin थीटा दोनों क्या हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। दोनों के दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। इसका मतलब ये इसमें से क्या होगा, सबट्रैक्ट होगा। और सबट्रैक्ट होने की कंडीशन में देखें क्या E1 की वैल्यू E2 की वैल्यू के बराबर है। यदि ऐसा हो जाता है कि E1 और E2 आपस में इक्वल आ जाते हैं तो E1 sin थीटा और E2 sin थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। जितना E1 sin थीटा नीचे की ओर है उतना ही E2 sin थीटा यदि ऊपर की ओर हो गया तो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। अब देखिए हम फाइंड करेंगे E1 की वैल्यू। E1 इक्वल टू होता है फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए E1 किसके लिए निकालेंगे, -q से, और ये आपका AP, तो ये चार्ज लेंगे Q और यहां डिस्टेंस क्या है, AP स्क्वायर, AP का स्क्वायर। अब देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये Q वैसे ही रहेगा और AP की जगह पर हम क्या रखेंगे, अंडर रूट का R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। AP की वैल्यू क्या है, R स्क्वायर, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब किसी भी अंडर रूट का यदि आप होल स्क्वायर कर दें तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा, ये बचेगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। देखिए ये AP स्क्वायर है और AP की वैल्यू किस में है, अंडर रूट में। जब स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा। ऐसे देखिए E2 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, E2 ये प्लस Q चार्ज है और ये डिस्टेंस B से P के बीच का ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई BP स्क्वायर। अब देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q की जगह पर Q रहेगा और BP की जगह पर ये रख देंगे। BP की जगह पर हम क्या रख देंगे, इसका स्क्वायर, ये आ जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर।
ये E1 की वैल्यू हो गई और ये E2 की वैल्यू हो गई। E1 की वैल्यू ये रही और E2 की वैल्यू ये रही। अब इन दोनों के केस में E1 की वैल्यू आपके पास है, E2 की वैल्यू आपके पास है। अब देखो बेटा यहाँ पर जितनी E1 जो E1 आया है वही क्या है E2। E1 और E2 आपस में इक्वल है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये, यहाँ भी क्यों, यहाँ भी क्यों, ये r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये भी r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इससे क्या पता चलता है कि E1 साइन थीटा E2 साइन थीटा के क्या होगा, बराबर होगा। जब दोनों बराबर और विपरीत हैं तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो हम लिखेंगे E1 साइन थीटा व E2 साइन थीटा दोनों आपस में इक्वल और अपोजिट हैं। इसका मतलब ये दोनों क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आएगी वो किसकी वजह से आएगी, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। तो नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो E इक्वल टू हो जाएगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, ये हो जाएगा। अब ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे, कैंसिल हो जाएंगे। जो वैल्यू E1 की है वही वैल्यू E2 की है। E1 की डायरेक्शन E1 साइन थीटा की डायरेक्शन नीचे की ओर है, E2 साइन थीटा की डायरेक्शन ऊपर की ओर, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो E इक्वल टू E1 की जगह पर ये मान रख देंगे भैया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, आगे क्या है कॉस थीटा। E2 की जगह पर क्या रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, आगे क्या लिख देंगे कॉस थीटा। देखिए अब इन दोनों को ऐड करेंगे, दोनों इक्वल ही हैं। फिर भी आप ऐसा करें कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर कॉमन ले लें। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो इधर क्या बचेगा cos थीटा और इधर क्या बचेगा cos थीटा, दोनों मिलके क्या बन जाएंगे 2 cos थीटा। यहां इधर बता दें ये माइनस, तो इसमें हम कॉमन क्या ले रहे हैं A इक्वल टू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। अंदर बचेगा क्या, ये cos थीटा इधर और ये cos थीटा इधर, तो बचा क्या cos थीटा प्लस cos थीटा। अब E इक्वल टू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, दोनों मिल के आ गया 2 cos थीटा। दोनों मिल के क्या आ गया 2 cos थीटा। cos थीटा और cos थीटा मिलके 2 cos थीटा। अब बेटा cos थीटा की वैल्यू निकाल दो। यदि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो cos थीटा इक्वल टू आपको ट्रिग्नोमेट्री में बताया गया था कि cos थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, ये बेस है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो cos थीटा की वैल्यू निकाल लें तो E इक्वल टू ये Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। cos थीटा में अभी हमने बताया आपको कि क्या होता है cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है L, हाइपोटेनस क्या है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो ये L रख देंगे और नीचे क्या रख देंगे अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब देखिए भैया ये Q है, ये 2 है, L है। एक फार्मूला हमने बताया था Q इंटू 2L बराबर क्या होता है, Q इंटू 2L बराबर होता है P के। क्या होता है Q इंटू 2L, इसको हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। तो Q इंटू 2L की लोकेशन पर हम लिख देंगे इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2L की जगह पर रख देंगे P। ये क्या बचा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर कितना है 1 है, और ये R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर क्या है अंडर रूट। ये पावर 1 है और ये पावर क्या है आधी है। 1 और आधी पावर मिलके क्या हो जाती है 1। ये आपका 1 पावर है और ये कैसी पावर है हाफ, रूट का मतलब हाफ पावर। दोनों मिल करके क्या हो जाएंगे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। 1 और हाफ क्या होता है 3/2। 1 और हाफ मिल करके 3/2 होता है। वास्तव में प्रूफमेंट यहीं पर कंप्लीट हो जाता है।
लेकिन थोड़ा सा और आगे दिखा दें, चूंकि स्मॉल एल इज वेरी वेरी लेस देन आर, ये 2l होता है, ये टोटल a टू b के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, 2l होता है। ये वेरी स्मॉल डिस्टेंस होता है 2l, और जब l कर देंगे तो और छोटा हो जाएगा। जब बहुत छोटा हो जाएगा तो l इज वेरी वेरी लेस देन r। इट मीन्स l स्क्वायर 10 किसको कर देगा, 0 को। जहां l स्क्वायर है यहाँ 0 रख देंगे तो e इक्वल टू 1/4πε0, ये आपका p आ जाएगा। और ये कितना है, r स्क्वायर पूरे पावर 3/, इसकी जगह बेटा 0 रखेंगे तो ये r स्क्वायर हुआ और पूरे पावर 3/2, तो 2 से 2 पावर कट जाएगी, तो e इक्वल टू 1/4πε0 p अपॉन, ये बेटा प्रूफमेंट आ गया। किसके लिए, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इक्वाटोरियल लाइन। इक्वाटोरियल लाइंस मींस वह इलेक्ट्रिक डाइपोल यदि x एक्सिस में है तो हम डिस्टेंस y एक्सिस में लेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल y एक्सिस में है तो हम डिस्टेंस x एक्सिस में लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफमेंट है, कई बार पूछा गया है, पूछा जाएगा, ये सारे बोर्ड में पूछा जाता है, चाहे वो CBSE हो, ISC हो, UP हो, कोई भी स्टेट बोर्ड हो, ये प्रूफमेंट जरूर पूछा जाता है। एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण। एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र, कोई बाहरी वैद्युत क्षेत्र हो, एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे, क्या रखा है, वैद्युत द्विध्रुव, तो वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण। देखिए ये इस प्रकार से कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये यहाँ पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये हो गया कि ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में, ये बाह्य वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव मींस इलेक्ट्रिक डाइपोल पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण। बल युग्म मतलब पेयर, बल युग्म का आघूर्ण, तो वही फाइंड करना, मोमेंट ऑफ कपल ऑन एन, मोमेंट ऑफ कपल ऑन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर प्लेस क्या किया गया है, इलेक्ट्रिक डाइपोल को प्लेस किया गया है। ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को रख देते हैं। ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है, AB आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसमें यहाँ पर जो चार्ज होगा वो -q का चार्ज होगा, और यहाँ पर जो चार्ज होगा वो कैसा चार्ज होगा, +q का चार्ज होगा। अब देखिए ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कैसे चलती हैं, ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स चलती हम पहले बता चुके हैं, +q से कैसे चलती हैं, -q की ओर। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कैसे ट्रेवल करती हैं, +q से -q की ओर ट्रेवल करती हैं। अब देखिए ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल AB है, यहाँ पर चार्ज क्या है, -q, यहाँ पर चार्ज क्या है, +q। इन दोनों चार्जों के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो 2l है। अब देखो भैया ये -q इस +q की तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, इसमें जो फोर्स लगेगा वो इस प्रकार का, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, लेफ्ट साइड। अब देखिए ये +q और ये क्या है, -q, इस पर जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो राइट साइड में फोर्स लगेगा, ये फोर्स F है। अब यहां से परपेंडिकुलर ये ट्रेस कर देंगे, और ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 2l। ये आपका -q है और ये +q है, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, 2l है। ये एंगल आपका क्या है, थीटा। ये एंगल क्या है, थीटा। जब एंगल थीटा है, ऐसे केस में देखो थोड़ा सा, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। जब ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है तो एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, sin थीटा इक्वल टू होता है, sin थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस sin थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो इसमें परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो sin थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस की वैल्यू देख रहे हैं कि 2l है, तो परपेंडिकुलर इक्वल टू आ जाएगा 2l sin थीटा।
परपेंडिकुलर की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। परपेंडिकुलर की जो वैल्यू होती है वो आ गई 2l sin। अब देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल को ये वाला चार्ज इस डायरेक्शन में खींचेगा, ये वाला चार्ज इस डायरेक्शन में खींचेगा। अब ऐसे केस में एक फोर्स इधर लग गया, दूसरा फोर्स इधर लग गया, तो इसी को बोलते हैं मोमेंट ऑफ कपल। इसे क्या बोलते हैं? मोमेंट ऑफ कपल। इसे बल युग्म का आघूर्ण, आघूर्ण मींस घुमाने की कोशिश करेगा। ये इसको इधर खींचेगा, ये इसको इधर खींचेगा, तो गिरने की भी कोशिश करेगा। तो बल युग्म का आघूर्ण, बल युग्म के आघूर्ण को हम टाउ से डिनोट करते हैं। जैसे बल युग्म का आघूर्ण, आघूर्ण जब आता है, मोमेंट ऑफ कपल जब आता है, तो इसको हम टाउ से डिनोट करते हैं। टाउ इक्वल टू होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स आपका चाहे बेटा फोर्स ये ले लो F, चाहे ये वाला फोर्स F ले लो, कोई भी एक फोर्स ले लो। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जब आप ये फोर्स लेते हो तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2l आती है। जब आप ये वाले फोर्स लेते हो तब भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2l ही आती है, 2l sin थीटा ही आती है। अब देखिए टाउ इक्वल टू F के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में हमने बताया था कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू होता है F बाई Q। यहां से F की वैल्यू क्या होगी? F की वैल्यू हो जाती है E इंटू Q। तो इस F की जगह पर E इंटू क्या रख देंगे? Q इंटू आगे क्या लिख देंगे? 2l sin थीटा। तो टाउ की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये E है, और Q इंटू 2l अभी बताए हैं, Q इंटू 2l इक्वल टू किसके होता? P के। इसकी जगह पे P रख देंगे sin थीटा। ये प्रूफमेंट हो गया टाउ इक्वल टू P sin थीटा। शुरू करें। यदि हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं टाउ इक्वल टू PE sin थीटा आपका लिखा हुआ है। अब इस टाउ इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसके ऊपर वेक्टर का साइन लगा देंगे। और P इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी, इसके ऊपर एरो का साइन लगा देंगे क्रॉस E। यहाँ पर P और E के बीच में कैसा प्रोडक्ट आता है? क्रॉस प्रोडक्ट आता है। तो टाउ इक्वल टू वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E, इतना होगा। अब इसके दो केसेस हैं। देखिए, यदि आप यहाँ पर थीटा की जगह पर 90 डिग्री पुट कर दें, इसका मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल इस प्रकार से होगा, एकदम सीधा। यहाँ थीटा डिग्री है, ये हो सकता है 30 हो सकता है 45 हो, इसको एकदम सीधा खड़ा कर दो। जब सीधा खड़ा कर देंगे तो ऐसे केस में थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 90। थीटा की वैल्यू यदि आप 90 रख रहे हैं तो यहाँ पर टाउ मैक्स आएगा। टाउ मैक्स इक्वल टू PE साइन 90, क्योंकि साइन में सबसे बड़ी वैल्यू किसकी होती है? 90 की। तो टाउ मैक्स इक्वल टू किसके आ जाएगा? PE के। मिनिमम के लिए यदि आप मिनिमम पता करना चाह रहे हैं तो थीटा की जगह पर 0 रख दो, अर्थात इसको गिरा दो। जब ये गिर जाएगा तो इसमें कोई भी टाउ जनरेट नहीं होगा, उसकी वैल्यू 0 है।